नमस्कार साथियों। धर्मेंद्र जाखड़ सर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अक्षय है और आज से हम पीआईबी सीरीज की शुरुआत करेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम 2027 को टारगेट रखते हुए हम पीआईबी प्री प्लस मेंस दोनों को होलिस्टिक तरीके से कवर करते हुए पीआईबी की न्यूज़ का कैसे उसका उपयोग हो सकता है, उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा किस मंत्रालय का है, जो ट्रेंड रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम पीआईबी का डेली डिस्कशन शुरुआत करेंगे। और पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जैसे 2025 के अंदर 20 से 22 क्वेश्चन पीआईबी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछे गए हैं और बाकी इनडायरेक्टली है। जैसे ब्रिक्स की समिट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो ब्रिक्स के बारे में बता रखा है, उसको हम अलग से खुद से भी तैयार कर सकते हैं और वो सब कुछ मैं तैयार करवाऊंगा आपको साथ साथ में। तो सबसे पहले अपन एक विश्वास जगाने के लिए कि क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से यूपीएससी पूछता है, तो वो एक बार एक डेमो अपन देख लेते हैं। जैसे यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के अंदर हल्दी से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है और उसके अंदर पहला स्टेटमेंट है, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और निर्यातक राज्य देश भी है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में पाई जाती हैं और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। ये 3 स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। जैसे हम देखेंगे कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सीधा सीधा यहाँ पे दे रखा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एमपी, मेघालय। और ये 14 जनवरी 2025 की न्यूज़ है। और इसके ये उस टाइम पे क्या हुआ था कि टर्मरिक बोर्ड की स्थापना की गई थी और उससे संबंधित पीआईबी के अंदर एक प्रेस विज्ञप्ति आई थी। और उसी पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति के अंदर अगले स्क्रीनशॉट में आप देखोगे 30 वैरायटी के बारे में भी बता रखा है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ये 3 स्टेटमेंट थे और तीनों के तीनों सीधे सीधे यहां पे दे रखे हैं। उसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड है, कोयर बोर्ड है और राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, जैसे अलग अलग बोर्ड है वो न्यूज के अंदर रहते हैं और पीआईबी के अंदर इनकी चर्चा हमेशा रहती है। जैसे ये कोयर बोर्ड है, कोयर प्रोडक्शन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ये सबसे पहले किस मिनिस्ट्री का है यहाँ पे पहले ही दे रखा है और सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। ये है 8 अगस्त 2024 की न्यूज है। तो आपको जैसे मैंने एक ही स्क्रीनशॉट लगाया है, उसके अलावा भी ये राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, ये भी पीआईबी के अंदर न्यूज में थे, वो मैं नहीं लगा पाया हूं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि यूपीआई को का पेमेंट कहां कहां किन देशों में स्वीकार किया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि संयुक्त अरब यूएई हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, सिंगापुर और बांग्लादेश, ये दे रखे हैं। और पीआईबी के अंदर सीधी ये न्यूज दे रखी है 27 फरवरी 2025। आप जैसे सीधे क्वेश्चन देखोगे, पिछले 6 मंथ हैं, यदि उनको भी आप कवर करते हो तो भी आपका लगभग 80% तक जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाता है, लास्ट 6 मंथ का भी। जैसे फरवरी के अंदर है ये। और एक एनुअल रिपोर्ट आती है, जैसे आप यदि इस बार एग्जाम देने जा रहे हो 2026 का, तो एक एनुअल रिपोर्ट आती है और उसको आप अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग आती है, पीआईबी के अंदर कौन कौन सी न्यूज रही है। तो ये एनुअल रिपोर्ट आप यदि देख के जाते हो तो लगभग 15 क्वेश्चन उससे सीधे सीधे हो जाएंगे आपके। तो ये 27 फरवरी की न्यूज है और इसके अंदर यूपीआई पेमेंट के संबंधित बात करी गई है। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, ऐसे 7 देश हैं। अभी बढ़कर इनकी संख्या ज्यादा हो गई है, लेकिन ये फरवरी 2025 की न्यूज है। तो इस तरीके से हम पीआईबी के से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसका एक डेमो देखा। और मैं बता रहा हूं कि 20 क्वेश्चन तो सीधे सीधे दे रखे हैं उनकी न्यूज में। जैसे ब्रिक्स वाला है, ब्रिक्स समिट है, और भी अलग अलग न्यूज हैं। वो यदि आप चाहो तो आपको टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां पे इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, जितने जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी आपको है ना पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं 1 मई 2026 से पीआईबी डेली डिस्कशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेट निकोबार परियोजना, कठोर पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रेट निकोबार को एक रणनीतिक, समुद्री और आर्थिक केंद्र के रूप में बदलना। ग्रेट निकोबार परियोजना के अंदर क्या है कि ये अंडमान है और ये निकोबार है, इसके अंदर छोटे छोटे ये द्वीप हैं और यहां पे हिंद महासागर है और ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है ये, और ये हिंद महासागर है।
इसके इन दोनों की सीमा के ऊपर यहां पर ये निकोबार के अंदर हम एक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बनाएंगे जिसमें 4 मुख्य पिलर हैं। 4 मुख्य पिलर पहले अपन देख लेते हैं कि 4 मुख्य पिलर कौन कौन से इसके अंदर आएंगे। जैसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा, एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक पावर जनरेशन के लिए हाइब्रिड पावर प्लांट बनाया जाएगा और एक टाउनशिप परियोजना भी प्लान की गई है। ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ये क्या होता है? किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल क्या होता है और ये बंदरगाह से अलग कैसे होता है। बंदरगाह क्या होता है कि किसी देश के आयात और निर्यात के लिए सीधा एक बंदरगाह, आयात निर्यात के लिए एक जगह होती है। और उसके ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है कि जैसे एक बड़ा जहाज है और वो कहीं आएगा और उसके बाद में छोटे छोटे जहाजों के अंदर उसका शिपमेंट किया जाता है, वो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होता है। जैसे अभी हम सिंगापुर और कोलंबो यहां से हम ये सुविधा ले रहे हैं। सिंगापुर और कोलंबो से हम ट्रांसशिपमेंट की सुविधा ले रहे हैं, लेकिन अब हम यहां पे निकोबार द्वीप के अंदर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना के हम खुद का ये कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर एक विशाल ट्रांसशिपमेंट हब और बुनियादी ढांचा का विकसित करना, ये मैंने बता दिया है। ग्रेट निकोबार द्वीप और हिंद महासागर के मिलन स्थल के पास में होगा ये। और इसका रणनीतिक महत्व क्या होगा कि मलक्का स्ट्रेट, जो हम देखते हैं कि चाइना है, चाइना मलक्का स्ट्रेट पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है और हम भी उधर से जो आने वाला व्यापार है वो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू ही लाते हैं। तो उसके लिए उसके निकट होने के कारण ये हमारी ब्लू इकोनॉमी को सहायता देगा, ये ब्लू इकोनॉमी को सहायता देगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि की कंपोनेंट कौन कौन से हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि कोलंबो और सिंगापुर इन दोनों जगहों के पे ये वैश्विक हब है ना, उस पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। एक गैलाथिया बे है, ये टर्म अपनों को प्री के लिए याद रखनी है। गैलाथिया बे वहीं पे ही है, अंडमान निकोबार है, निकोबार और हिंद महासागर के बीच के अंदर जो बे है उसी को ही गैलाथिया बे कहते हैं। ये इस तरीके से यहां पे है ये। तो गैलाथिया बे में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा, ये पावर प्लांट होगा और इको टाउनशिप होगी, ये सब आपको बता दिया है मैंने। उसके बाद हम देखते हैं पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी पहलू क्या क्या आते हैं इस परियोजना को लागू करने के अंदर। जैसे पर्यावरणीय मंजूरी, EIA अधिसूचना 2006 के तहत 42 कड़ी शर्तों के साथ स्वीकृत किया गया है। जैसा कि आपको पता है EIA होता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1980 का, उसके तहत EIA की है ना अपनों को अनुपालना करनी होती है और उस आधार पे 42 शर्तों के साथ में इसको स्वीकृत किया गया है। और वन प्रबंधन के तहत क्या किया गया है, जैसे हम परियोजना की शुरुआत करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ वन डाइवर्जन करना पड़ता है, कुछ वनों को काट के, और वहां पे आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, तो उसके बदले में हम हरियाणा के अंदर वनीकरण करेंगे। हरियाणा के अंदर इसके प्रतिपूरक के तौर पे वनीकरण किया जाएगा। जैसे आगे दिया हुआ भी है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1980 का, उसके दिशा निर्देश के अनुसार यदि, जैसे आपको पता है कि अंडमान और निकोबार के अंदर 75% से अधिक वन है, और यदि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे 75% से अधिक वन आवरण है, तो उसी जगह आपको उसके प्रतिपूरक वन लगाने की जरूरत नहीं होती। आप उसके अलावा कहीं भी दूसरे राज्यों के अंदर या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उसके प्रतिपूरक वन लगा सकते हो। जैसे प्रतिपूरक वनीकरण, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कहते हैं इसको। तो उसके बदले में हम हरियाणा के अंदर वनीकरण करेंगे और ग्रीन जोन को विकसित किया जाएगा। नो फेलिंग जोन, जहां पे पेड़ की कटाई प्रतिबंधित है, वो एक नो फेलिंग जोन होता है। ये कीवर्ड आपको याद रखना है, नो फेलिंग जोन क्या होता है। तो इसको तीन फेज के अंदर किया जाएगा। फेज 1 है, उसके अंदर 75 स्क्वायर मीटर के अंदर होगा। फेज 2, फेज 3, जैसे 2025 से 35 तक फेज 1 ही है, और ये 2042 से 47 तक है ये जो फेज 3 है। तो काफी लंबे टाइम तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट है तो वो जनजातियों के लिए किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगा। जनजातियों के लिए जैसे वहां पे आपको पता है कि शोम्पेन और निकोबारी, ये 2 जनजातियां वहां पे आवास करती हैं। अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे है। निकोबार के अंदर
शोम्पेन और निकोबारी, ये दो ही जनजातियां हैं मुख्यतः, और ये पीवीटीजी है, ये पीवीटीजी में शामिल है और ये नहीं है। उसके अलावा ओंग, जारवा, सेंटलिन, ये सब अंडमान के अंदर है। यहां पे दो ही है मुख्यतः, यहां पे 5 मुख्य जनजाति है शायद। तो ये अंडमान और निकोबार, ये दो द्वीपों के अंदर ये मुख्य जनजातियां हैं, और शोम्पेन और निकोबारी, इनके आवास के अधिकारों की सुरक्षा दी जाएगी इनको। और ये जारवा है, जारवा भी ये ऊपर ही है, यहां नीचे नहीं है, निकोबार के अंदर नहीं पाई जाती। इसके अलावा उनके विस्थापन को विस्थापन जो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जनजातीय आबादी का कोई विस्थापन नहीं होगा। इसके विपरीत जनजातीय आरक्षित क्षेत्र में लगभग 3.91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की जाएगी। जैसे ये परियोजना शुरू की जाएगी उस टाइम पे कुछ जनजातियों को विस्थापित किया जाता है कई जगह, जैसे अपन नर्मदा बचाओ आंदोलन अलग अलग जगह हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन नहीं किया जाएगा। और यदि किया गया है, कुछ जगह ऐसा होता है, तो उसको आरक्षित क्षेत्र है तो वो बढ़ा दिया जाएगा। उसके अलावा आपदा प्रबंधन, ये यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें ऐसी बनाई जाएंगी कि जो सिस्मिक जोन 5 को मानकों को पूरा करता हो। सिस्मिक जोन 5 के अंदर आपको पता है कि हिमालय के कुछ क्षेत्र, कच्छ रीजन हो गया, और अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है वो भी सिस्मिक जोन 5 के अंदर आता है। सिस्मिक जोन 5 क्या है? ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, उनसे उनका वर्गीकरण किया गया है। और जैसे यहाँ पे सिस्मिक जोन 2, 3, भारत के अंदर सिस्मिक जोन 2, 3, 4 और 5, ये 4 आधारों पर सिस्मिक जोन को बांटा गया है। तो ये होता है हमारी निकोबार, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। उसके अलावा अगली न्यूज पे अपन चलते हैं। स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 71A की डिलीवरी। हम जानते हैं कि स्टील फ्रिगेट है वो प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A, ये दो प्रोजेक्ट चले हैं। प्रोजेक्ट 17 है, प्रोजेक्ट 17 है, ये शिवालिक क्लास के लिए है, ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट 17 है, ये शिवालिक क्लास के लिए है। और ये प्रोजेक्ट 17A है, ये नीलगिरी क्लास के लिए है। यहां पे दिया होगा महेंद्रगिरी यार्ड नीलगिरी श्रेणी, ये नीलगिरी श्रेणी के लिए है। इसके अंदर टोटल 7, नीलगिरी श्रेणी के अंदर टोटल 7 हैं, और उसके अंदर ये छठा है। सबसे पहला नीलगिरी है, उसके अलावा महेंद्रगिरी भी है, अभी जो नया बना है। तो ये क्या होता है, स्टील क्या होता है आपको पता है, और स्टील होता है कि आपको रडार के अंदर आपकी जो शिप है वो नहीं आएगी। और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूपीएससी कैसे पूछता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, इसके द्वारा ये बनाई गई है। और इसकी विशेषता है कि पहले जहाज की डिलीवरी के 17 महीने से भी कम समय में छठे जहाज की सुपुर्दगी की गई है। कि मतलब जो पहला जहाज था नीलगिरी, उसके बाद में 17 महीनों के अंदर ही इसकी डिलीवरी कर दी गई है। इसकी डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा की गई थी, ये याद रखना है हमें। स्टील क्या होता है मैंने बता दिया कि ये स्टील क्षमताओं से लेस दुश्मन के रडार की पकड़ से बचाता है। प्रणोदन सी डॉग क्या होता है, कंबाइंड डीजल और गैस, मतलब कि डीजल है, डीजल इंजन से भी है और गैस इंजन से भी है। डीजल से क्या होता है कि ये धीरे धीरे चलेगी, और गैस यदि आप यूज में लोगे तो ये तेज चलेगी। जिस टाइम पे आपको कोई लड़ाई वगैरह ऐसे नहीं हो रही है तो उस टाइम पे डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है, और गैस से आपकी स्पीड और भी तेज हो जाती है। तो ये हमने देख लिया है। फिर सेंसर और हथियार है कि आप एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन, ये तीनों प्रकार की युद्ध प्रणालियों से ये सुसज्जित है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रभाव से किस तरीके से प्रभावित है। तो स्वदेशी भागीदारी 75% स्वदेशी सामग्री इसमें यूज ली गई है। और एमएसएमई है तो उनकी भूमिका 200 से ज्यादा एमएसएमई को इसमें जोड़ा गया है। रोजगार 4000 से 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। इसके अलावा इसके कुछ सामरिक महत्व भी हैं। ये फ्रिगेट है तो वो वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए बहु मिशन प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। और ये युद्धपोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता और इंजीनियरिंग क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। इससे अगला हम देखते हैं कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, CART।
ये आईआईटीएम और आईआईटीएम जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। आईआईटीएम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और इसका उद्देश्य क्या है कि मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान मॉडल को सटीक बनाना। मिशन मौसम हमें पता है कि मौसम पूर्वानुमान करने के लिए एक उच्च तकनीक है, और एक मिशन मोड के अंदर हमने शुरुआत की थी इसकी। और इस जो CART है ये आंध्र विश्वविद्यालय है, उसके परिसर के अंदर, आंध्र विश्वविद्यालय है विशाखापट्टनम के अंदर, वहां पे इसकी स्थापना की गई है। इससे ज्यादा इसमें काम की चीज नहीं है। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026। ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 आपको पता है कि 2025 के अंदर इसके एक अधिनियम आया था, ये वाला ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एंड विनियमन अधिनियम 2025, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन PROG एक्ट 2025। तो इसके नियम अभी 2026 से शुरू हुए, अभी 1 मई से ही, मतलब आज से ही। उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए एक पारदर्शी, सुरक्षित और जिम्मेदार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। अब इसके अंदर मुख्य बातें हैं कि ये माइटी मंत्रालय के तहत है, और इसका मुख्यालय दिल्ली NCR के अंदर है, और इसका अध्यक्ष कौन होगा? जो माइटी है उसके एडिशनल सेक्रेटरी इसके प्रमुख होंगे। इसके अलावा इसको 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया है। एक ई स्पोर्ट्स है, एक ऑनलाइन सोशल गेम है, और ऑनलाइन मनी गेम है। ई स्पोर्ट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे कुछ संगठित तरीके से खेला जाता है कोई गेम, जैसे काउंटर स्ट्राइक है, अभी पहले PUBG था, आजकल लोग BGMI खेल रहे हैं, तो ये ई स्पोर्ट्स के अंदर आएंगे। फिर ऑनलाइन सोशल गेम है, जैसे लूडो है, जो आप सिर्फ मनोरंजन के आधार पर खेलते हो, और कौशल आधारित खेल होता है, ये जो सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए होता है, ये ऑनलाइन सोशल गेम्स होते हैं। और ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे अपन अभी ड्रीम 11 वगैरह ये सब देखते थे, जो आजकल बैन हो चुकी हैं, वो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, तो इनको पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया इनके ऊपर। तो ये 3 तरीके से गेम का वर्गीकरण PIB की साइट के ऊपर ही, वहीं उस प्रेस विज्ञप्ति के अंदर ही बता रखा है इनको। इसके मुख्य स्तंभ क्या क्या है जो हमने अभी ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 अभी शुरू हुए हैं, उसके मुख्य बिंदु क्या क्या है वो देखते हैं। भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण, एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण होगा जो इसकी निगरानी रखेगा और प्रवर्तन के लिए डिजिटल प्रथम नियामक होगा। गेम निर्धारण का ढांचा, गेम डिटरमिनेशन फ्रेमवर्क, इसके आधार पे गेम है तो वो कौन सा अनुमत है और कौन सा प्रतिबंधित है, ये हम डिसाइड करेंगे। इसका एक ढांचा बनाया गया है। पंजीकरण प्रणाली, ई स्पोर्ट्स हैं तो उसके अंदर अधिसूचित कौन कौन से गेम है और उन्हीं का ही डिजिटल प्रमाणन किया जाएगा। उपयोगकर्ता सुरक्षा, जैसे आयु का सत्यापन कि कितने एज के नीचे नीचे बच्चे खेल सकते हैं, समय पर कितने घंटे खेल सकते हैं, उस पर भी प्रतिबंध बता रखे हैं कितने, और यदि कोई गेम खेलना है तो अभिभावक के नियंत्रण में ही खेलना है, यह भी उसके अंदर बताया गया है। शिकायत निवारण, 2 स्तरीय तंत्र के माध्यम से समयबद्ध समाधान, यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको ग्रीवियांस है, तो आप शिकायत के तरीके से 2 स्तरीय तंत्र के माध्यम से आप समयबद्ध समाधान कर सकते हैं। फिर है दंड एवं प्रवर्तन, यदि आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो उसके अनुपात में आपको दंड लगाया जाएगा, और उसका दंड का जो पैसा होगा वो भारत की संचित निधि के अंदर जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा। इस तरीके से दंड के प्रावधान क्या क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग की पेशकश की सुविधा के लिए 3 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना, और यदि वापस होता है तो उसके लिए, यदि दोहराव करते हो आप उसी क्राइम का, तो दोहरा अपराध होने पर 5 साल की जेल और 2 करोड़ का जुर्माना। और विज्ञापन करना 2 साल तक की जेल या 50 लाख तक का जुर्माना होगा, यदि आप विज्ञापन कर रहे हो तो उसके लिए अलग है और पेशकश के लिए अलग है। फिर हम आगे चलते हैं। पद्म डोरी का वैश्विक लॉन्च, यह पूर्वोत्तर भारत और MP को जोड़ने वाली एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का है। इसके अंदर क्या है कि जैसे एरी रेशम है, एरी रेशम को हम कहते हैं अहिंसा रेशम, यहां पे लिखा भी होगा, ये एरी और अहिंसा रेशम है। और एक चंदेरी परंपरा, ये MP की है और ये पूर्वोत्तर राज्य में है। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, एरी रेशम पाई जाती है, और ये MP के अंदर है। इन दोनों को मिला के एक ऐसे वस्त्र बनाए गए हैं, उसी को ही पद्म डोरी कहा गया है। बस अपनों को इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना।
कि पदम डोरी क्या है, पूर्वोत्तर और एमपी, इन दोनों को मिला के एक नए वस्त्र का निर्माण किया गया है। तो इसके साथ में हमारा पीआईबी का डेली डिस्कशन खत्म होता है। और एक ये क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे होगे ग्रेट निकोबार परियोजना से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करोगे और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखोगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जीएस पेपर 3 से के इस टॉपिक बुनियादी ढांचा और पर्यावरण का जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 के अंदर, वहां पे ये क्वेश्चन आएगा और ग्रेट निकोबार परियोजना से संबंधित है, इसको भी आप खुद से लिखोगे, उसको सेल्फ इवेलुएट करोगे। और आज के लिए ये पीआईबी का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम डेली पीआईबी का डिस्कशन करेंगे और इसी तरीके से साथ में बने रहिए। धन्यवाद।